हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। ये तीसरा पार्ट है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। दो पार्ट हमने दे चुके हैं, तीसरे पार्ट में हम मैकेनिकल एनर्जी पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी है क्या? यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र के बारे में तो परिचित होंगे। ऐसी सभी युक्तियाँ जो मनुष्य के कार्य को आसान बना देती है यंत्र कहलाते हैं। और उन यंत्रों द्वारा जो कार्य कर रहे हो, कार्य को आसान बना दे, और बिना ऊर्जा के कार्य नहीं संभव। यानी जितने यंत्र हैं जो कार्य कर रहे हैं और वो कार्य जिसके कारण कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी है। यह है मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ तो लिखना इसका वर्क हो गया, कार्य हो गया। और कार्य बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। यानी कुछ ना कुछ इसमें ऊर्जा है जिसके कारण ये कार्य कर रहे हैं, लिखने का काम। और उस जिसके कारण ये लिखने का काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ ऊर्जा, उसी ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कह रहे हैं, यंत्र की ऊर्जा। सिंपल सा अर्थ ये हो गया, किसी वस्तु या यंत्र जिस ऊर्जा के कारण कार्य कर पाते हैं उसी ऊर्जा को उस वस्तु की या उस यंत्र की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलो ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, इधर पे लिख दिया मैंने, किसी वस्तु या यंत्र की वह ऊर्जा जिसके कारण कार्य करना संभव होता है यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, मतलब यांत्रिक ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जब दोनों मिल जाती है तो उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दो स्वरूपों में होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा है वो, और वस्तु की बनावट अथवा संरचना के कारण जो ऊर्जा हो, तो इन दोनों ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। भैया इस पार्ट में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा का जो गतिज वाला भाग है इस पर चर्चा करेंगे। गतिज वाले भाग पर संपूर्ण रूप से चर्चा करें, फिर स्थितिज वाले पर चर्चा पार्ट 4 में करेंगे। तो चलिए ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है गतिज ऊर्जा, उस पर चर्चा करते हैं। गतिज ऊर्जा क्या है? अब गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गति के कारण, किसी यंत्र की जो गतिज ऊर्जा है उसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि किसी वस्तु या यंत्र की गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मैंने डेफिनेशन इधर लिख दी। किसी गतिमान वस्तु या यंत्र की गति के कारण जो कार्य हो रहा है, जिस रूप में संचित हो जा रहा है कार्य, हमने लिखा गति के कारण कार्य जिस रूप में संचित हो जा रहा है उसे ही हम गतिज ऊर्जा, या किसी वस्तु या यंत्र की गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, जो कार्य कर संभव होता है, उन्हीं कार्य को या उसी ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा। जैसे गतिमान वाहनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, गतिमान वाहन गति कर रहा है तो जो उस समय ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है वो गतिज ऊर्जा। जैसे बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा होती है, इसके कारण ही वो लक्ष्य को भेद पाती है, कार्य कर पाती है। या पवन हवा में गतिज ऊर्जा होती है, इसी कारण वो पवन चक्कियों को चला पाती है। यानी अभी हमने बताया कि वह ऊर्जा वह कार्य कुल मिला के जो गति के कारण हो जाए वो गतिज ऊर्जा है। अब जैसे पवन में ऊर्जा है जिसके कारण, यानी उसमें गति के कारण ऐसी ऊर्जा है जिस कारण वो पवन चक्कियाँ चल रही हैं, मतलब पवन की इस ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहें, हवा की इस ऊर्जा को। जैसे बंदूक में गति के कारण ही वो लक्ष्य को भेद पाई, ये कार्य हो गया। लेकिन किस कारण हो? गति के कारण। तो गति के कारण जो कार्य हो जाए, गति के कारण जो ऊर्जा संचित हो जाए, उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो आप डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। चलिए ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का व्यंजक देखते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक तो हम ऐसा मान रहे हैं कि एक मान लीजिए वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग 0 है और इसको हम एक निश्चित वेग देकर, मान लो इसको वेग हमें 10 मीटर पर सेकंड देना है और यही वेग बनाए रखना है। इसके लिए हमने कितना कार्य किया
यही कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित हो। तो यानी जब ये काम करेगा तो इतना ही कार्य करेगा, क्योंकि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना नष्ट होती। हमने कार्य करा, ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। अब इसके क्योंकि इसकी गति के कारण जो कार्य हुआ तो इसकी गतिज ऊर्जा है इसकी गति के कारण। अब इसकी गति के कारण कार्य हमें चेक करना, तो हमने इसको गति देने के लिए कितना कार्य किया, वही कार्य इसमें स्टोर हो गया। और जब भी ये कार्य करेगा तो इतना ही कार्य करेगा, ये कहने का माना। तो हम ऐसा मानेंगे किसी वस्तु, माना एक वस्तु है, उसे गति अवस्था से विराम अवस्था से उसे गति अवस्था तक ले जाकर इस गति को निरंतर बनाए रखना है। इसके लिए जितना कार्य करना पड़ रहा है यही इस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। चलिए ठीक है, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। हाँ बच्चों, हमने माना कि किसी वस्तु को विरामावस्था से गति अवस्था में लाकर एक निश्चित वेग बनाए रखने के लिए किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात हमने लिख दिया इधर पे जो गतिज ऊर्जा है वो वर्क ही है, लेकिन जब 0 से v तक वस्तु को वेग देने के लिए किया गया वह वर्क है। अब ठीक है, माना हमने यंत्र मान के एक वस्तु को विरामावस्था से या एक बल लगाए हैं जिससे dt समय अंतराल में v वेग प्रदान कर लिया है, वेग प्रदान कर दिए। तब कार्य निकालना है 0 से v वेग प्रदान करने के लिए। अब हमने समाकलन दिया f इंटू डेल एक्स, 0 से लेके v वेग देना है। अब देखिए बच्चों, इधर पर जो समाकलन है वो दूरी का, और जो लिमिट है वो v की है। तो अभी लिमिट लगाना सही नहीं, पहले तो ये भी v में ही बदल जाए। अब देखिए f बराबर सूत्र m इंटू ए इंटू यहाँ पर हम लोग कितना रख दें dx, ये आ गया बेटा। अब इधर पे जो त्वरण है उसको भी तोड़ लो बेटा। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बच्चों यहाँ लिखे दे रहे हैं 0 to v वेग ज्ञात करना है, और हमारा आ गया है समाकलन यम। अब त्वरण का सूत्र तोड़ना, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल इंटू डी एक्स दूरी है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन है ऐसा मान लो। अब यहाँ पर देखिए विस्थापन बटे वेग ये लिखा है, डेल एक्स विस्थापन वेग और विस्थापन बटे समय को हम वेग कहते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो ये हो जाएगा 0 to v और यम उसी तरह dx अपान dt की जगह v और dv उसी तरह होगी। अब वेग की लिमिट हो गई, तो वेग का डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। तो जब हम समाकलन में लिमिट रखेंगे तो वेग की लिमिट रखा जा सकता, ये हो गया। या इधर से अगर हम देखें तो ये 0 to v वेग प्रदान करने के लिए जो किया गया कार्य है, ये हम उसी तरह जब समाकलन करते हैं बच्चों, तो कार्य वाले में खूब समझाएं समाकलन कैसे करते हैं। घात 1 बढ़ा देंगे और जितने की घात है उतने का बटा कर देंगे। अब इसमें घात 1 की है तो अब घात 2 की हो जाएगी, अब बटा 2 कर देंगे ये बच्चों। और इसमें जो लिमिट रखी है 0v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे। तो कुल मिला के जो ये कार्य है, इसी कार्य को डिफिनीशन के अनुसार गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी जगह उठा के हमने रख दिया k, और 1/2 हमने आगे ले लिया, और यम v² हमने उसी तरह लिख दी। इस तरह से गतिज ऊर्जा का व्यंजक मिल जाता है। फिर से एक बार देख लो, किसी वस्तु को विरामावस्था से v वेग प्रदान करने के लिए जो कार्य करे वह उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाए। तो 0 to v कार्य को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य जो होता है वो 2 तरह से होता है, एक नियत बल द्वारा, एक परिवर्ती बल द्वारा। तो जब भी हम कार्य का कैलकुलेशन करते हैं तो फिर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, परिवर्ती बल हो या बल हमें पता ना हो कि नियत है परिवर्ती है, तो हमें डेल्टी अति सूक्ष्म विस्थापित करके डेल एक्स विस्थापित करके कार्य का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यप यहाँ लिमिट लगा दिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें ले जाना है, लेकिन यहाँ जो विस्थापन है लिमिट हमें 0 से v ले जाना है।
विरामावस्था मतलब 0 से v, और लिमिट जो है वो वेग की है, इसलिए हम यह बराबर सूत्रोड़े यम इंटू ए। और त्वरण का जो सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल इंटू डेल एक्स। अब यहाँ विस्थापन था तो विस्थापन बटे समय को v कहते हैं, और dv। अब इधर पे जो समाकलन करना है हमें वेग के सापेक्ष करना है, तो लिमिट हम v0 से v रख सकते हैं। अब वेग जब समाकलन होता है तो घात 1 बढ़ा देते हैं, घात 1 की थी अब 2 की कर दी, तो यही 1/2 आगे कर लिए, हाफ mv² गतिज ऊर्जा का व्यंजक बन गया। लेकिन अगर आप सोचो कि हम विरामावस्था से नहीं ले जाना चाहते, इसको मान लो वस्तु को u से, मान लो प्रारंभिक वेग u है और उससे यह बल लगाकर v वेग करना है dt समय अंतराल, तो भैया जब हम एक वेग से दूसरा वेग ले जाने में, मतलब वेग परिवर्तित करने में जो कार्य करना पड़ता है, तो यही कार्य इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो ये जो इस टाइम पर कार्य होता है तो इसका एक नया नाम दे दिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यहीं से कार्य ऊर्जा प्रमेय बन जाती है कि अगर आप 0 से v ले गए तो वो केवल गतिज ऊर्जा, लेकिन आप किसी वेग से, एक वेग से दूसरे वेग में ले जाना चाहते हैं, तो फिर उस समय जो आपने कार्य करा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर अभी भी है, लेकिन गतिज ऊर्जा वृद्धि के बराबर होती है। तो जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि इसका नया नाम दे दिए। तो चलिए ठीक है, फिलहाल तुम ये नोट करो, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं इस पर सवाल, फिर आगे कार्य ऊर्जा प्रमेय भी पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र मिला k बराबर 1/2 mv²। इसका जो सदिश रूप होता है बेटा, सदिश रूप, इसको हम लिख सकते हैं k बराबर 1/2 m। ये अदिश है, द्रव्यमान अदिश है, लेकिन वेग सदिश राशि, तो v का वेक्टर डॉट v का वेक्टर भी हम लोग लिख लें। चलिए ठीक, इसका एक अन्य सूत्र भी है, अन्य सूत्र आपको क्या लिखना है कि k बराबर 1/2 mv² है, तो हम m का गुणा कर दें और m का भाग कर दें। तो इधर पे आप देखिए तो 1/2 एक m ये m² v², तो m v का होल स्क्वायर बट्टी m हो जाता है। तो k बराबर 1/2 यहाँ पर p² बट्टी m, p जहाँ क्या है बेटा संवेग है, p आपका संवेग है, तो संवेग का स्क्वायर हो जाता है। तो ये संवेग के पदों में है, ये आपका वेग के पदों में, ये वेग के पदों में गतिज ऊर्जा है, संवेग के पदों में गतिज ऊर्जा के 2 व्यंजक मिलते हैं। अब दोनों को आप लिख लीजिए और यहीं से निष्कर्ष देखिए, वेग जब हो, वेग दिया तो जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक हो, लेकिन जब संवेग दिया हो तो जिसका द्रव्यमान कम होता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। यहाँ ये यम ज़्यादा तो के ज़्यादा, लेकिन कब, जब v आपका नियत v दिया। लेकिन अगर आपको p नियत कहा है कि एक नियत संवेग से वस्तु गति कर रही है, तो जिसका द्रव्यमान कम होता है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है। इन दोनों से यह निष्कर्ष निकलता है। आपको ग्राफ बनाना हो बच्चों, ग्राफ बनाना हो इनका, तो देखिए ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये उतार लीजिएगा सदिश रूप अन्य सूत्र, ये उतारने के बाद ग्राफ भी देख सकते हो, ये निष्कर्ष पे उतार लीजिएगा, ये रिजल्ट, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ये निकलता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यदि वेग नियत है तो जिसका द्रव्यमान अधिक है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक, यदि संवेग नियत है तो जिसका द्रव्यमान कम है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक। ये ग्राफ आपको देखना है तो इनके बीच हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम k बनाए, ये v² बनाओ, तो ग्राफ सीधी रेखा जाता है। लेकिन अगर आप लोग कभी ऐसा बनाओ, ये k है, ये v के बीच ग्राफ खींचना है, तो 1 और 2 की घात होती है तो परवलयाकार हो जाता है, यूँ इस तरह से ग्राफ बन जाते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, इसमें हम कुछ सवाल देखते हैं। गतिज ऊर्जा पे काफ़ी चर्चा हो गई, अब इसमें सवाल कुछ देखते हैं। मान लीजिए भैया एक कण है, एक कण जिसका जो है द्रव्यमान दिया है, इसका द्रव्यमान बच्चों दे दिया यम बराबर मान लीजिए 2 kg, ठीक है, द्रव्यमान यम बराबर 2 kg, v बराबर 2i 3i प्लस 2 4 कर लो 4j मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है।
कि वेग कर लीजिए, वेग से गति कर रहा है, तब काइनेटिक एनर्जी बच्चों पूछ ली। काइनेटिक एनर्जी क्या, गतिज ऊर्जा क्या है? एक कण जिसका द्रव्यमान दिया है 2 kg, वेग दिया है 3I + 4J मीटर पर सेकेंड, और पूछ रहा है कि 4 वेग से गति कर रहा है, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है बेटा, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 यम v का वेक्टर डॉट v का वेक्टर रूप लगा दीजिए। 1/2 यम का मान 2, v का मान दिया 3I + 4J, और डॉट गुणन करना है 3I + 4J। कोई बात नहीं, अब ये 1/2 से 2 कट गया भाई, एक आगे, एक हो गया I का I से गुणा कर दो, 3 त्रिकाई 9 I कैप डॉट I कैप प्लस 3 का 4, 4 3 12 I कैप डॉट J कैप प्लस 4 का गुणा इससे तो 4 3 12 J कैप डॉट I कैप, इसका इससे गुणा तो 4 चौक 16 J कैप डॉट J कैप हो जाएगा, ये गुणा होगा। अब हमें पता है कि I डॉट I या J डॉट J या K डॉट K का मान 1 होता है, डॉट गुणन है बच्चों। I डॉट J या J डॉट K या K डॉट I, इनका गुणनफल 0, क्योंकि डॉट गुणन cos थीटा होता है और ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। इसको हम J कैप कहते हैं, इसको x अक्ष को I कैप और Z अक्ष को K कैप, और ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। और डॉट गुणन मतलब cos थीटा होता है, cos 90 का मान 0, तो ये 0 होते हैं, और स्वयं से गुणा मतलब 0 अंश का कोण होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 9 × 1 ये 12 × 0 प्लस 12 × 0 प्लस 16 × 1, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 9 + 16, 16 9 25, तो 25 जूल गतिज ऊर्जा होगी। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 25 जूल आएगा, 25 जूल इसका उत्तर होगा। देखिए इसी तरह और सवाल क्या करें, देखिए बच्चों इसमें वेग आप खुद से हम निकालो, थोड़ी अच्छे सवाल बने, वेग हम दे नहीं रहेगा। मान लीजिए हमने एक इधर पे 2 kg का एक ब्लॉक रख दिया, 2 kg का एक ब्लॉक है जिसका प्रारंभिक वेग 0, और इसमें हमने 10 न्यूटन का मान लीजिए बल लगा दिया, 50 मीटर गया, और 50 मीटर चलने के बाद इस क्षण इसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ये क्वेश्चन। 50 मीटर चलने के बाद गतिज ऊर्जा क्या है, तो गतिज ऊर्जा के बराबर सूत्र होता है 1/2 यम v²। 2 kg का ब्लॉक है। अब अगर हम देखें तो इसका यम तो पता है, लेकिन v अगर मिल जाए तो काम हो जाए। अब ये दूरी दिया है और यहाँ ये दिया है बेटा, अब दूरी दिया, प्रारंभिक वेग 0 दिया, अंतिम वेग पूछ रहा है, तो बेटा 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u + 80, s बराबर ut + ½ at², v² बराबर u² + 2as। गति के 3 समीकरण होते हैं। इन समीकरणों से हमें दिमाग लगाना है कि कौन सा समीकरण यूज किया जाए जिससे हमें यस मिल जाए, वेग मिल जाए, अंतिम वेग, जिसमें यस हमें पता है 50 मीटर, यस पता है, तो दूसरा और तीसरा में यस होता है, पहले में तो होता नहीं, पहला तो सीधा हटा दो। अब हमें वेग चाहिए, यस दिया है, वेग चाहिए, तो यार देखो इसमें टाइम मिलेगा, इसमें वेग मिलेगा। अब देखो तीसरा समीकरण लगाए, v² बराबर u² + 2as। अब प्रारंभिक वेग 0 2, अब a के लिए यहाँ यप लगा दो, यप बराबर सूत्र लगा दो, यम × a, यप का मान 10, यम का मान 2a, भाग कर दो तो कुल मिला के 5 आ जाएगा। a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ 5 लिख लो, यस का मान 50 लिख लो, तो कुल मिला के ये आ जाता 5 दूनी 10, 500, v² बराबर 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। कुल मिला के ये आया बेटा, तो हम लोग यहाँ रखते 1/2 × 2 × v² की डायरेक्ट पूरी पहलू पता है 500, अब 2 से 2 कट गया तो 500 जूल उत्तर खत्म।
देखिए भैया, जहाँ आपसे गतिज ऊर्जा पूछे सूत्र लगाओ। गतिज ऊर्जा के लिए दो चीज़ें चाहिए, यम चाहिए, वी चाहिए। यम दिया था पता वी, अब वी चाहिए तो फिर हम गति के समीकरण सोचें। गति के समीकरण सोचे तो अब इनमें से कौन सा लगाया जाए, तो हम पता चले ये लगाए। जब ये लगाए तो अब हम त्वरण में आ रहा जगह, तो अब त्वरण निकालने के लिए फिर से सूत्र लगाए भाई धर्म। तो आपको समझ में आएगा करना क्या, आप क्या ये कह रहा है, पहले आप वहाँ पहुँचो, फिर उसमें क्या घट रहा है तो वहाँ पहुँचो, फिर वहाँ से क्या घट रहा है वहाँ, तो तुम्हें बातें समझ में आएंगी कि हमें पहुँचना कहाँ तक, हम कौन सा सूत्र कहाँ पर लगाएं। वो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नाम सुनो। इसलिए पहले आवश्यकता फील करो, सवाल होने लगे। और तुम आवश्यकता नहीं फील कर रहे हो, तुम रटे हो, पहले ये निकालना है फिर ये, कुछ ना हो। चलिए ठीक, एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अपना कमेंट्स कर दीजिएगा कि तुम्हें अगर आ गया हो तो, ना आए तो फिर क्या किया जाएगा। या मान लीजिए 4 kg का एक ब्लॉक है और इधर पे मान लीजिए मैंने वही फिर से 10 न्यूटन का बल लगाया। अब 100 मीटर जाने के बाद, 100 मीटर यार, 100 मीटर, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। 100 मीटर जाने के बाद ये ब्लॉक वही 4 kg का ब्लॉक, अब इस क्षण इसकी गतिज ऊर्जा क्या है। सेम क्वेश्चन था, अभी कराया, देखिएगा आ जाए तो बढ़िया। अब देखिए कुछ गुरुत्व के अंतर्गत कर लिया जाए, आ जाए तो कमेंट्स करिएगा नीचे उत्तर। ठीक बच्चों, इधर देखो, मान लीजिए हम क्या करें, यहाँ से एक 2 kg का ब्लॉक छोड़ दें, गुरुत्व के अंतर्गत छोड़ा मतलब प्रारंभिक वेग 0। इसकी ऊंचाई मान लीजिए फिर से वही 50 मीटर है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जब इससे टकराने के, यानी टक्कर के ठीक पूर्व पहले के बराबर क्वेश्चन मार्क, गतिज ऊर्जा क्या है। तो गतिज ऊर्जा फिर से वही सूत्र, 1/2 यम वी स्क्वायर। कुल मिला के द्रव्यमान हमें तो पता है 2 kg का ब्लॉक है, लेकिन ये वेग कितना अर्जित कर लिया हो। अब गुरुत्व के अंतर्गत जो समीकरण बनते हैं, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, ये सूत्र बनता है। अब देख, यहाँ का वेग हमें दिया है, अंतिम वेग हमें चाहिए, ऊंचाई दिया, फिर से समीकरण तीसरा लगा दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh लगा दो। प्रारंभिक वेग 0, 2 गुणे h, g का मान 10 रख लो, h का मान 50 रख लो, तो v स्क्वायर बराबर आ जाता कितना, v स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 5 दूनाई 10, 1 2 तो 0, 1000 आ जाएगा बेटा, 1000। अब उठा के यहाँ रख दो, 1/2 गुणे यम का मान 2 गुणे 1000, क्योंकि v स्क्वायर पूरे का मान 1000, तो सीधे 1000। अब इसमें स्क्वायर ना कर दे, आ जाएगा 1000 चूर, खत्म। आया, चलिए ठीक। अब देखिए बच्चों, कुछ टाइम से बिलोंग करते हैं तो मतलब यहाँ समीकरण थोड़ी बदल जाए। भैया हमने सेम क्वेश्चन करा है। अब हमने कहा कि ये 10 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराती है, सेकेंड दे दिए, 10 सेकेंड नहीं 50 सेकेंड करो, बस मात्रक बदल। अभी 50 मीटर था, 50 सेकेंड कर दी। अब फिर सेम क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा की 50 सेकेंड बाद पृथ्वी से टकराती है। अब करना आपको वही है बेटा, टकराने के ठीक पूर्व गतिज ऊर्जा क्या है। तो k बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर करना। अब वेग चाहिए, द्रव्यमान हमें पता है, वेग चाहिए तो भैया हम लोग करें क्या। अब फिर यहाँ दिमाग लगाओ, वेग चाहिए हमें, इस बार टाइम पता है, प्रारंभिक वेग 0 पता है, तो गए पहले समीकरण लगा दो, v बराबर u प्लस जी टी, प्रारंभिक वेग 0, g का मान 10 गुणे t का मान 50, तो यह आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। अब ये उठा के यहाँ रख दो, तो 1/2 यम का मान 2 गुणे वी स्क्वायर, वी का मान 500, तो 500 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, 25 और 4 0 जूल। ये कार्य मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर हम लोग ना करना चाहें
बहुत आसानी से हल होता है। चलिए ठीक है, कुछ निष्कर्ष वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, देखिए मैं 3 सवाल इधर पे रखा है तुम लोगों को समझाने के लिए, और ये सवाल बच्चों हर एक कंपटीशन में पूछा है। अरे आपके पास कोई भी किताब हो, ये सवाल रखा होगा कहीं। अब देखिए इसने करा क्या, किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दो, गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ेगी। आगे लिखा किसी वस्तु का संवेग 50% घटा दो, गतिज ऊर्जा कितने % परिवर्तित हो। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 1% वृद्धि कर दो, संवेग में कितनी वृद्धि हो। मतलब आप इधर गौर से देखिए, k बराबर 1/2 p²/m। एक जो दूसरा वाला सूत्र मैंने गतिज ऊर्जा का रटवाया था, ये था। अब देख इन दो में संवेग के साथ खिलवाड़ कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी के को पूछा, यहाँ परिवर्तन कर रहा है और यहाँ पूछ रहा है। दूसरा सवाल k बराबर फिर से मैंने रखा है 1/2 p²/m। यहाँ गौर से देखिए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करा है इसमें, और ये पूछे। तो भैया आप ध्यान दो, जब स्क्वायर में खिलवाड़ करे और एक जिसमें स्क्वायर ना लगाओ उस पर कभी भी वैल्यू पूछे, यहीं की बात नहीं कर रहे, कहीं की बात कर रहे। जैसे और चीज़ें मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्क्वायर वाली वैल्यू आपको दे और जिसमें 1 की घात है वो वैल्यू पूछे, ट्रिक है बच्चों। तो आपको करना क्या होता है कि स्क्वायर है तो 2 बार यही लिखना है, यानी डेल के चाहिए ना हमें, डेल k/k और गुणे 100 कर दिया जाए, यानी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर। ये जिसमें 1 की घात लगी होती उस राशि में प्रतिशत परिवर्तन बराबर p में दिया है, बाकी सब नियतांक है तो 2 बार दिया, तो p गुणे p/100 ये सूत्र लगाया जाता है। यहाँ पर मान लीजिए और कोई दूसरी वैल्यू दी होती p की जगह, यानी कोई दूसरा सूत्र होता, वहाँ पर बोलता तो जो भी उधर पे वैल्यू रखा है उसी को इधर पे लिख देना। और ये प्रतिशत के साथ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सदा प्रतिशत वाले सवालों पर लगता है जहाँ प्रतिशत में मान दिया हो। अब देखो हम लोग लगाते अगर तो 50% प्लस 50% और प्लस 50 गुणे 50/100, इधर पे आ नहीं रहा बच्चों, तो मैं कहाँ पे लिख दूँ, आगे लिखे दे रहा हूँ। चलिए ठीक, इसी को मैं बच्चों इधर पे लिखे दे रहा हूँ। 50% दिया, बढ़ा दिया है मतलब प्लस का 50, तो 50 प्लस 50 प्लस p की जगह 50, अगले p की जगह 50, फिर लिखा है 50 गुणे 50 बटे p गुणे p/100। डायरेक्ट, कुछ बदलना नहीं है। ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे और ये 50 हो जाएगा 100 और 5 गुणे 5 25 बराबर 125% उत्तर आएगा। 125%। अभी ये नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन था। अब देख दूसरा वाले में क्या कह रहा था, संवेग, फिर से उसी में छेड़छाड़ी कर रहा है जिसमें 2 की घात, संवेग को ही छेड़ रहा है, जिसमें 1 की घात है गतिज ऊर्जा, उसको पूछ रहा है। जब भी 2 वाला दिया हो 1 वाला रखना हो तो ये 2 बार पी रख दो। और जब देखिए अगला बार ये गतिज ऊर्जा दिया है और 2 वाला जो संवेग है उसको पूछ रहा है, तो फिर अब इसको कैसे लगाएंगे, अभी इस पर मैं चर्चा करवा रहा हूँ, पहले ये चर्चा करिए। अब देखिए इसमें 50% की कमी करा तो -50 लगाओ, -50 -50 कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस। अब देखो ये -50 -100 हो जाएगा, और ये -5 प्लस का 5 माइनस गुणे माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा घट के 75%, और माइनस का आएगा बेटा 75%। इसका मतलब माइनस चिन्ह हो गया कमी,
इसका मतलब 75% की कमी है। देखो बेटा ये लिखा है, ये लिखा है 75% के ऊपर को तीर लगा है मतलब वृद्धि लिखा है, और ये 75% नीचे को लगा है मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन है बच्चों दिए। चलिए ठीक, बच्चों समझ में आया होगा। ये कहीं पर भाई ऐसा दिया हो तो आपको दिमाग यही लगाना है। एक इस पे और जैसे ये वाले की बात करें हैं, काइनेटिक एनर्जी जहाँ दिया है इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको क्या करना है, इसको डेल के अपान के गुणे 100 प्रतिशत त्रुटि में ऐसा तोड़ना मैंने सिखाया था। प्रतिशत त्रुटि के पदों में तोड़ दो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 डेल पी अपान पी गुणे 100। नियत पद त्रुटि लेते समय हट जाते, त्रुटि से संबंधित सवाल फिर मान लिया जाए। अब ये तुमसे पूछ रहा है और ये पूरी वैल्यू दिया तो डेल के अपान के की वैल्यू दिया है, ये पूरी प्रतिशत मान। ये हो जाता कितना, ये हो जाता 0.1, ये पूरे की वैल्यू दिया ये। और संवेग में पूछ रहा है परिवर्तन, तो बेटा ये संवेग में पूछ रहा है तो 2 को बट्टे में कर दो तो ये जाता 0.05%, मतलब पहला नंबर सही हो जाता है ये। तो भैया जब 2 की घात क्वेश्चन हो, 1 की घात निकालना हो तो हम प्रतिशत त्रुटि से लेकर डालते हैं, लेकिन जब 2 की घात दिया हो और 1 की घात वाला पूछ रहा हो तो फिर अभी मैंने एक सूत्र बताया था तुम लोगों को। ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं। देखिए और रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे फिजिक्स से थोड़ी हटके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मान लीजिए भैया हम ऐसे कह दिए कि इसकी लंबाई में 20% की कमी कर दिए और इसमें 10% की वृद्धि कर दी चौड़ाई में। बता क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। तो देख फिर से बेटा इसमें 2 पदों पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लंबाई जो है क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है। ये 2 पद दिए यानी 2 की घात है और 1 पद वाले में पूछ रहा है कैलकुलेशन। तो अब इसके लिए मैंने अभी क्या बताया था, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई बट्टे 100, यानी अभी मैं लिखा था संवेग प्लस संवेग, संवेग गुणे संवेग बट्टे 100। आप इसको इस तरह से तोड़ दीजिए तो अब ये कितने प्रतिशत, 20 माइनस 20 हो जाएगा, कमी है माइनस, ये वृद्धि है प्लस 10, इधर हो जाएगा -10 गुणे माइनस 20, कमी को माइनस से दिखा दो और वृद्धि को प्लस से बट्टे 100 कर दो, दोनों 0 खा जाएंगे। ये हो जाएगा -10 और प्लस माइनस का -2 तो -12% जो है, अब माइनस चिन्ह है कमी, तो 12% की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में 12% की कमी हो जाएगी। तो जब भी बेटा ऐसे सवाल कहीं पर भी मिले तो उनको ऐसे हल कर दिया जाए। बच्चों समझ में आए। चलिए ठीक, संवेग में जो परिवर्तन दिए हो प्रतिशत और गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन पूछे, आपको ऐसे कर देना है। चलिए ठीक, मान लीजिए मैं कह दूँ संवेग को 4% बढ़ा दिया जाए, बताइए गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ेगी। तो देखिए आपको पता है के बराबर सूत्र होता है 1/2 p²/m। अब देखिए इसमें 2 की घात को बढ़ा रहा है, 1 की घात में पूछ रहा है, इसका मतलब k का सूत्र बन जाएगा p + p गुणे p/100। तो p का मान कितना दिया, 4 + 4 + 4 गुणे 4/100, तो 4 4 8 हो जाएगा और ये 0.16 लिखा है तो 8.16% संवेग बढ़ जाएगा। ये होता है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, संवेग को 4% बढ़ा, 8.16% बढ़ जाए। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आया उम्मीद है मुझे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ बच्चों और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 2m और 1m द्रव्यमान के 2 पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया है, रेखीय संवेगों का अनुपात पूछ रहा है। k बराबर 1/2 p²/m। गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 8:1 है, संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो भैया ये और ये दिया हुआ है तो यहाँ 1 मान लो, इसको 2 मान लो और रख दीजिए।
1/2 P2 का स्क्वायर बटे m भाग कर दीजिए। जब भी अनुपात निकालना हो भैया इससे कट रहा है, यानी K1 बटे K2 बराबर P1 का स्क्वायर बटे P2 का स्क्वायर। ये रख दो बस, ये संबंध है। K1 बटे K2 दिया, 8/1 दिया। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, द्रव्यमान समान नहीं है तो द्रव्यमान की जगह भी वैल्यू रखना है। तो पहले द्रव्यमान कितना था 2m, अब बाद में द्रव्यमान कितना है 1m, तो इससे ये कट जाएगा 1m, इससे कट जाएगा 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा। तो आप देखिए बेटा, तो ये बटा 2 और आया, बटा 1 और आया, नहीं समझिए। ये मेरे कहने का मतलब ये कि P1 का स्क्वायर बटे 2, P2 का स्क्वायर बटा 2 दिया, बटा 1 दिया। अब ये बाहर बाहर का गुणा होना है, अंदर अंदर गुणा होना, वह गुणा कर डालो। K1 बटे K2 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा ये कहने का मतलब P1 का स्क्वायर बटे 2 P2 का स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, अब वैल्यू रख दो, उत्तर आ जाएगा। जी अब इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 8/1। 2 का गुणा इधर कर दो तो हो जाए 16, 3 गुणा इधर आएगा, स्क्वायर इधर ले आओ तो ये हो जाए अंडर रूट, तो आ जाएगा 4:1, यानी ये सही 4:1। या भैया अगर ना समझ आओ तो एक बार और देख लो। हम कह रहे हैं गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 m सॉरी P स्क्वायर बटे m, P स्क्वायर बटे m है ये। अब यहाँ से P निकाल लो, क्योंकि संवेग का अनुपात चाहिए तो P 3 गुणा करके निकाल लो। तो P बराबर इधर से आ जाएगा 2km का अंडर रूट। देखो P1 बटे P2 कर लो सीधा, तो अंडर रूट 2km हो जाएगा। ये 1 है, 2 है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाता है, बाकी नहीं कटेगा तो एंट्री रख दो, उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 8/1 K1 K2 ये रखा है 8:1। अंडर रूट के अंदर m1 m2 रखा है, m1 आपका दिया है 2, m2 का मान दिया 1, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16/1 बराबर 4:1। ये सीधा कर लिखा है। अगला 1 ग्राम 4 ग्राम के 2 कण जो है समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, मतलब इन पर इस बार गतिज ऊर्जा सेम करा, संवेगों का अनुपात याद कीजिए। अब देख K बराबर सूत्र है 1/2 P स्क्वायर बटे m। अब यहाँ से अगर P निकालिए तो अंडर रूट 2km होता है, अंडर रूट 2km। अब हमें संवेगों का अनुपात चाहिए तो P1 बटे P2 कर दो, अंडर रूट 2k। अब इस बार गतिज ऊर्जा समान है तो K को K ही रखा रहने। पहले द्रव्यमान कितना था 1 ग्राम था, अब द्रव्यमान बदल रहा है तो m1 m2 कर लो। अब इनकी जगह 2k से 2k कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट m1 बटे m2। m1 का मान 1, m2 का मान 4, तो 1:2 उत्तर आ जाएगा। 1:2 है। बच्चों बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक। अब ये दिया 1 ग्राम तथा 4 ग्राम के कण समान वेग से गति कर रहे हैं। इस बार वेग दिया है, गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा, तो अब गतिज ऊर्जा का सूत्र बदल गए 1/2 mv²। अब वेग इनका समान है, तो मतलब अगर K1 बटे K2 करें तो इसमें 1/2 mv², तो 1/2 होगा, वेग सेम है तो ये कट जाए, वेग दोनों का सेम, केवल द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ m1 की जगह 1 ग्राम, m2 की जगह 4 ग्राम, तो ये आपका 1:4 ही आता। वो अंडर रूट पे वैल्यू पहुँच गई तो 1:2 आता। चलिए ठीक है बच्चों, हम इसमें यहीं तक चर्चा करेंगे, बाकी अगले वीडियो पर होगा। थैंक यू बच्चों।